हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। दोस्तों, हम पिछली क्लास में एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियां पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। ठीक है, तो दोस्तों हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। हम दो भौतिक गुण पढ़ेंगे। पहला भौतिक गुण पढ़ेंगे हम विलेयता और दूसरा भौतिक गुण पढ़ेंगे हम क्वथनांक। तो पहला भौतिक गुण पढ़ते हैं हम विलेयता। समझो, यहां से क्वेश्चन आता है एल्किल हैलाइड जल में एबले होते हैं क्यों। पेपर में आता है, फेमस क्वेश्चन है। तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं ना। इसमें पहला गुण कौन सा है? विलेयता। मैंने कहा एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में एबले होते हैं। क्यों होते हैं इसको समझते हैं। विलेयता पढ़ रहे हैं इनकी कि एल्किल हैलाइड जल में घुलते हैं या नहीं घुलते। तो मैंने कहा एल्किल हैलाइड जल में एबले होते हैं, क्यों होते हैं इसको समझते हैं। देखो, जल में H2 अणु होते हैं। क्लियर? जल में H2O अणु होते हैं और H2O अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये आप बात जानते होंगे। वे अणु जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी, वे अणु जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा अणु स्वयं जैसे दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो जल में H2 अणु होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है। अच्छा, एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच में कौन से बंध होते हैं? जैसे ये एल्किल हैलाइड है, एक बर्तन में एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है एल्किल समूह के कार्बन से। तो हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश, विद्युत ऋणता अधिक, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। तो ये ध्रुवीय अणु हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इनमें ये जो बंध है ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। एल्किल हैलाइडों में CX बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ये ध्रुवीय अणु है और ध्रुवीय अणुओं के बीच में मिलता है द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। तो एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच में होता है द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। मेरी बातों को तसल्ली से समझो। जबकि जल के अणुओं के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। दोनों में प्रबल कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध और हाइड्रोजन बंध में हम तुलना करें तो हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। जब आप एल्किल हैलाइड को जल में घोलोगे, सही है, तो ये बंध टूटेंगे। अगर हम एल्किल हैलाइड को जल में घोलते हैं तो ये बंध टूट जाएंगे। जल में घोलोगे तो जल के अणुओं के बीच में एल्किल हैलाइड के अणु आ जाएंगे। सही है। आप एल्किल हैलाइड को जल में घोलोगे तो जल के अणुओं के बीच में एल्किल हैलाइड के अणु आ जाएंगे, तो बंध टूटेंगे। कौन से बंध टूटेंगे? जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध, जो कि प्रबल बंध हैं द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध से। अच्छा, जब बंध टूटता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एल्किल हैलाइड को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मान लो 50 ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एल्किल हैलाइड को जल में घोलने पर जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध टूटते हैं। और बंध टूटेंगे तो बंध टूटने के लिए, बंध तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 50 जूल ऊर्जा हमारी खर्च हो गई। कब खर्च हो गई? एल्किल हैलाइड को जल में घोलने पर। खर्च क्यों हुई? क्योंकि भाई हाइड्रोजन बंध टूट रहे हैं और बंध तोड़ने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो 50 ऊर्जा हमारी खर्च हो गई। तो नए बंध फिर बनेंगे
ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है। एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश, ये तो होता ही है। तो यहाँ पर एक नए बंध बनेंगे, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो ये नए बंध बनेंगे, समझ गए होंगे मेरी बात को। एक नए बंध बनेंगे। ये बंध कौन से बन रहे हैं? द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, अब ये बन रहे हैं द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। मतलब काम गड़बड़ का हो रहा है। कैसे? एल्किल हैलाइड को जल में घोलने पर प्रबल बंध तो टूट रहे हैं और दुर्बल बंध बन रहे हैं। जब दुर्बल बंध बन रहे हैं तो मुक्त ऊर्जा कम होगी, मतलब जो ऊर्जा मुक्त होगी, निर्गत होगी, वो ऊर्जा कम होगी। भाई प्रबल बंध बनता तो ऊर्जा ज्यादा निकलती, पर बंध दुर्बल बन रहा है। प्रबल बंध आप तोड़ रहे हो, एल्किल हैलाइड को जल में घोलने पर आप प्रबल बंध, हाइड्रोजन बंध तोड़ रहे हो। तो आवश्यक ऊर्जा तो हो गई आपकी 50 जूल, और दुर्बल बंध बने बाद में निर्गत ऊर्जा है कम। तो ये तो गपड़ सपड़ हो गई भाई, गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि घोलने में हमारी ऊर्जा जा रही है 50 और मुक्त हो रही है 30, हमारे को 20 का घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड जल में नहीं घुलेंगे। एल्किल हैलाइड जल में जब घुलते, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कब घुलता है? जब आवश्यक ऊर्जा से निर्गत ऊर्जा अधिक होती है। आवश्यक ऊर्जा से निर्गत ऊर्जा अधिक होती है। जब प्रबल बंध बनते हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है, विलय होता है। तो अब तुम आप समझ गए होंगे, अगर बुद्धिमानी से समझ रहे हो एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं क्यों, तो हम कैसे आंसर देंगे? एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध तोड़ने होते हैं। है या ऐसे लिख दो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं क्यों? एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, जबकि बाद में दुर्बल वान डेर वाल बंधों का निर्माण होता है। अतः एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर आवश्यक ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक होती है। घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से कम होती है। निर्गत से कम क्यों है? क्योंकि बाद में बंध कैसे बन रहे हैं? दुर्बल। अतः एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर दोनों ऊर्जा लगभग बराबर भी होती ना, 50-50 होती, तो भी एल्किल हैलाइड जल में घुल जाता। समझ रहे हो? पर यहाँ तो हो क्या रहा है, देनी पड़ रही है 50 और मुक्त हो रही है कितनी? 30। तो बात को अगर तसल्ली से समझोगे तो समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लो, एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, जबकि बाद में दुर्बल वान डेर वाल बंध बनने से, दुर्बल वान डेर वाल बंध, द्विध्रुव वान डेर वाल बंध बनने से मुक्त ऊर्जा क्या आती है? कम। घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा तो अधिक, मुक्त ऊर्जा होती है कम, इसलिए एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लिया हो तो आप भी आप सामने वाले को समझा सकते हो। हाँ, अगर घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो और निर्गत ऊर्जा ज्यादा हो, मतलब बंध प्रबल बन रहे हो, तो एल्किल हैलाइड जल में घुल जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड बात को समझना, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, जल में अविलय होते हैं, घुलते नहीं हैं, अविलय होते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर
एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने पर जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध टूटते हैं। बंध टूटते हैं जबकि बाद में दुर्बल द्विध्रुव वान डेर वाल बंध बनते हैं। सही है। बाद में कौन से बंध बनते हैं? द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। अतः एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक होती है। निर्गत मतलब मुक्त। तो ये हमारे पास कारण आ गया कि एल्किल हैलाइड जल में अविलय होते हैं क्यों। अच्छा, एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन अध्रुवीय अणु है। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतता लगभग समान होती है। तो बेंजीन है जो विलायक है। अब बेंजीन विलायक है, पहले विलायक कौन था? जल। बेंजीन जो होता है उसमें C6H अणु H6 अणु होते हैं जो अध्रुवीय अणु हैं। तो इनके बीच में बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल बंध होते हैं। ध्रुवीय अणु हैं दोनों। अब मान लो तुम एल्किल हैलाइड को बेंजीन में घोलो, कार्बनिक विलायक बेंजीन में घोलो, तो बहुत ही दुर्बल बंधों को तोड़ोगे और दुर्बल ही वान डेर वाल बंध बनेंगे। तो लगभग घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा लगभग क्या होगी? समान। तो एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं क्यों? क्योंकि घोलने के लिए एल्किल हैलाइडों को कार्बनिक विलायकों में घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा व निर्गत ऊर्जा लगभग समान होती है। और जब लगभग समान ऊर्जा आएगी तो भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं नीचे, इसमें स्टार लगा के लिख देते हैं, कोई पूछ ले तो। एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों का मतलब समझ गए? कार्बनिक यौगिकों का विलायक है ना, जिसमें कार्बनिक यौगिक हों। एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन में विलय होते हैं। कारण दे सकते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइडों को कार्बनिक विलायकों में घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा व निर्गत ऊर्जा लगभग समान होती है। घोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और बाद में मुक्त होने वाली ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा, समझ गए होंगे, लगभग समान होती है। तो ये इसका कारण हो गया कि कार्बनिक विलायकों में ये क्यों घुल जाते हैं।
तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे यहाँ तक नोट करो। ये विलेयता हमने पढ़ी। हाँ, ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो हमने पहला भौतिक गुण पढ़ा विलेयता। अब हम दूसरा भौतिक गुण पढ़ते हैं क्वथनांक। क्वथनांक की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। बात को सुनना ढंग से। देखो, एल्के हैलाइड अणुओं के बीच में आपको पता ही है, जैसे ये एल्के हैलाइड है CH3Cl, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एल्के हैलाइड अणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है? द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। एल्के हैलाइड ध्रुवीय अणु होते हैं और ध्रुवीय अणुओं के बीच में बनता है द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। सही है। अच्छा, अगर एल्के हैलाइड का अनुभार बढ़े, जैसे ये CH3Cl है और दूसरे मैंने एल्के हैलाइड ये ले लिए CH3Br, तो अनुभार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई बताइए? है CH3Cl से CH3Br का अनुभार अधिक है। इसमें Cl है जिसका परमाणु भार कम है और Br का परमाणु भार ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है इसका अनुभार अधिक है। अनुभार जब बढ़ता है तो वान डेर वाल बंधों की सामर्थ्य, वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ती है। मतलब इसमें भी ये भी एल्के हैलाइड अणु है, ये भी द्विध्रुव वान डेर वाल बंध है, ये भी द्विध्रुव वान डेर वाल बंध है, पर दोनों में तुलना करें तो ये वान डेर वाल बंध प्रबल है। क्यों? क्योंकि अनुभार बढ़ने के साथ वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ती है, वान डेर वाल बंधों की सामर्थ्य बढ़ती है। सामर्थ्य प्रबलता एक ही बात है। तो कोई मुझसे पूछे कि दोनों में वान डेर वाल बंध कहाँ प्रबल है? यहाँ। क्यों? क्योंकि इनका अनुभार उच्च है। अनुभार अधिक होने से ये वान डेर वाल बंध है तो द्विध्रुव, ये भी द्विध्रुव, पर ये प्रबल है। अच्छा, क्वथनांक वान डेर वाल बंधों की प्रबलता के समानुपाती होगा। देखो, इसमें वान डेर वाल बंध प्रबल है ना। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलता है, ऐसे कह सकता हूं मैं। तो जब ये द्रव उबलेगा तो ये बंध टूटेंगे, जब भी तो ये उबलेगा, जब भी तो ये अणु निकल करके बाहर जाएंगे। अगर वान डेर वाल बंध प्रबल है तो क्वथनांक ज्यादा आएगा। वान डेर वाल बंध प्रबल है, बंध प्रबल है तो हमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी उबालने के लिए। अब मैं कहूं इन दोनों में, इसमें वान डेर वाल बंध प्रबल है तो इसका क्वथनांक अधिक है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं मैं, अनुभार किसके समानुपाती? वान डेर वाल बंधों की प्रबलता के। अनुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ेगी, और वान डेर वाल बंधों की प्रबलता किसके समानुपाती? क्वथनांक के। वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा, है। तो अनुभार और क्वथनांक एक दूसरे के डायरेक्ट समानुपाती तो हो गए। अनुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं अनुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बंधों की सामर्थ्य बढ़ने पर या प्रबलता बढ़ने से, प्रबलता लिख देता हूं ना, अनुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बंधों की प्रबलता बढ़ने से क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो आप डायरेक्ट याद रखें, ये कंसेप्ट हर जगह काम आते हैं। डायरेक्ट याद रखें, अनुभार किसके समानुपाती हो गया? क्वथनांक के। क्योंकि अनुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बंधों की सामर्थ्य बढ़ने से, प्रबलता बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया, अनुभार समानुपाती क्वथनांक है। पेपर में आ जाए क्वथनांक का क्रम, नीचे एग्जाम्पल देखो। अब क्वथनांक का क्रम,
जैसे मान लो मैंने क्रम दिया आपको, ढंग से समझो, हर चीज़ को समझो, रटो कुछ भी नहीं। जैसे मैंने दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये सब एल्किल हैलाइड हैं। अच्छा, इनमें सबसे अधिक अनुभार किसका है? इसका। तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ये एक अणु नहीं है, ऐसे बर्तन में बहुत सारे अणु होंगे भाई, समझो मेरी बात को। इसका मतलब ये है ऐसे बहुत सारे अणु होंगे, तो यहाँ पर इसका अनुभार अधिक होने से इसमें वान डेर वाल बंध प्रबल होंगे, और वान डेर वाल बंध प्रबल होंगे तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो क्वथनांक अनुभार के समानुपाती होगा। मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया, CH3Cl, CH3CH2Cl और CH3CH2CH2Cl। अब बताइए, अब भी यही क्रम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ एक CH2 बढ़ गया, फिर 2 CH2 बढ़ गए, तो अनुभार बढ़ रहा है, और अनुभार बढ़ने के संग क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि। ये आपके क्लियर हो गया। अच्छा, पेपर में ऐसे क्रम दे देता है और कहता है ने क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। पेपर में ऐसे 2-3 दे देगा और क्वथनांक के बढ़ते या घटते क्रम में लिखवाएगा। तो आप सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा लगाएं, अनुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। अच्छा, समावयव आ जाए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि समावयव जो होते हैं उनके अनुभार समान होते हैं, तो वहाँ क्या फंडा लगाएंगे? तो अब मान लो 2 समावयव आ जाएं, एक तो ये आ जाए और एक ये आ जाए। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में किसका क्वथनांक ज़्यादा है? अब आप अनुभार का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों के अनुभार समान हैं। दोनों में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन दोनों में 7 हैं, इसमें 3 2 5 2 7, इसमें भी 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 Cl। अब दोनों का अनुभार समान, तो यहाँ तो ये कंसेप्ट लग ही नहीं सकता। अब मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से किसका क्वथनांक अधिक? अब दोनों का अनुभार समान है, तो हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि, समझ गए ना, अनुभार वाला। तो अब यहाँ क्या करें? अगर समावयव आ जाए तो आप शाखाकरण देखना है। जैसे मैं इन दोनों में ही बात करता हूँ, ये तो बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला है। मान लो ये ठोस अवस्था में है और ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला है, तो ठोस अवस्था में इसके अणु इस तरह से व्यवस्थित होंगे, और इसके अणु ठोस अवस्था में कैसे व्यवस्थित होंगे? इस तरह के, क्योंकि ये कैसा है? शाखित है। इसके अणु इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ये दोनों, ये इसकी ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं तो इसके अणु तो इस तरह से अरेंज होंगे, क्योंकि ये सब रेखीय है। और इसकी ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं तो इसके अणु इस तरह से अरेंज होंगे, क्योंकि ये टी शेप है, शाखित है ये। अच्छा, किसकी संकुलन क्षमता अधिक है? इस ठोस की या इस ठोस की? संकुलन क्षमता होती है कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। यहाँ संकुलन क्षमता अधिक है। फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, संकुलन क्षमता होती है कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। यहाँ अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अधिक है, क्योंकि अवयवी कण रेखीय हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं। यहाँ खाली जगह ज़्यादा है, अवयवी कण टी शेप है, तो यहाँ अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कम है, इसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा है। और जिस ठोस की संकुलन क्षमता ज़्यादा होती है उसके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, मतलब इसके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला? मतलब इन दोनों में इसके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में इसकी संकुलन क्षमता अधिक होगी, इसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होंगे, इसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा होगी, ये अधिक कठोर होगा, इसके गलनांक क्वथनांक अधिक आएंगे। बात को बुद्धिमानी समझो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल भाषा में कि क्वथनांक जो है वो शाखाकरण के व्युत्क्रमण पाती है। इसमें ब्रांच 0 है, इसमें एक ब्रांच है। जैसे शाखाकरण बढ़ेगी, शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। हम ये कंसेप्ट कब लगाएंगे? शाखाकरण का कंसेप्ट आप कब लगाओगे? शाखाकरण का कंसेप्ट आप लगाओगे समावयवियों में। हम कह सकते हैं समावयवियों में
शाखाकरण बढ़ने पर, समावयवियों में लगाओगे ये कंसेप्ट, बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। जिसका कारण समझाया मैंने, क्योंकि शाखाकरण बढ़ने पर क्या होता है, संकुलन क्षमता घट जाती है और संकुलन क्षमता घटने से क्वथनांक घट जाता है। समावयवियों में जैसे जैसे शाखाकरण बढ़ता है, अभी समझाया मैंने, शाखाकरण बढ़ने पर संकुलन क्षमता घटती है और संकुलन क्षमता घटने से गलनांक और क्वथनांक घटते हैं। क्लियर? अच्छा, मतलब हमारे पास ये निष्कर्ष आया कि क्वथनांक शाखाकरण के व्युत्क्रमानुपाती है। शाखाकरण बढ़ेगा, क्वथनांक घटेगा। और ये कंसेप्ट आप कब लगाओगे, जब क्या आ जाएंगे, समावयव। और समावयव ना हो तो ये कंसेप्ट है, ये अनुभार बढ़ने के संग क्वथनांक बढ़ेगा। और जहाँ समावयव आ जाए वहाँ कंसेप्ट लगाओगे शाखाकरण का, जिसमें शाखाकरण ज़्यादा उसका क्वथनांक कम। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ क्वथनांक का क्रम डाल करके, वो बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक लिखा मैंने CH3 CH2 CH2 Cl और एक लिखा मैंने CH3 CH Cl और CH3। अच्छा, शाखाकरण बढ़ा है तो क्वथनांक घटेगा, दोनों समावयव हैं। और समावयव में अनुभार का कंसेप्ट नहीं चलेगा, शाखाकरण का कंसेप्ट चलेगा। तो दोस्तों इसको नोट करो, समझ में आया हो तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो कंप्लीट। हाँ दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। तो ये हमने 2 भौतिक गुण पढ़े, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अब एल्केलाइडों के रासायनिक गुण। पहले पढ़ी हमने एल्केलाइड निर्माण की विधियाँ, फिर पढ़े एल्केलाइडों के भौतिक गुण और फिर अब पढ़ेंगे एल्केलाइडों के रासायनिक गुण, फिर एल्केलाइड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एल्केलाइडों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्केलाइडों की अभिक्रियाएं। मतलब एल्केलाइड किस पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है, मतलब एल्केलाइड एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएगा। मतलब एल्केलाइडों के रासायनिक गुण के अंतर्गत पढ़ेंगे एल्केलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। जो एल्केलाइड हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। मतलब एल्केलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, देते हैं। एक तो देते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी पढ़ेंगे हम विलोपन अभिक्रिया, तीसरी पढ़ेंगे हम धातुओं से अभिक्रिया और चौथी पढ़ेंगे हम अपचयन। दोबारा सुनो, एल्केलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। पहली कौन सी पढ़ोगे, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो अत्यधिक मोस्ट है। नंबर 2 पढ़ोगे विलोपन, जो भी अत्यधिक मोस्ट है। और नंबर 3 पढ़ोगे धातुओं से क्रिया, मोस्ट नहीं है। और नंबर 4 पढ़ोगे आप अपचयन, जो भी मोस्ट नहीं है। तो बात को ढंग से सुनना। एल्किल हैलाइड जो हैं दोस्तों, एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, दर्शाते हैं, अभिक्रियाएं देते हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक पहली नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो 4 तरह की अभिक्रिया देते हैं। पहली पढ़ोगे नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी पढ़ोगे विलोपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी पढ़ोगे धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शंस विद मेटल।
धातुओं से अभिक्रिया। और नंबर 4 पढ़ोगे अपचयन, रिडक्शन। तो एल्किल हैलाइड 4 तरह की अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, तो हमें एक एक करके पढ़नी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट डबल स्टार, ये सिंगल स्टार और ये 0 स्टार। सबसे अधिक मोस्ट होंगी नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर उससे कम विलोपन। ये दोनों ही मोस्ट हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नंबर 1, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिएक्शन है। इसको पढ़ाने में कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे चाहिए, है ना। अब मैं इसको आज स्टार्ट करूँगा, ये कंप्लीट नहीं होगी। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो अपन आज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये एक बार में पढ़ने में मजा है पूरी रिएक्शन को। तो इसको अभिक्रिया को हम नेक्स्ट, आज की वीडियो आपके लिए छोटी रहेगी, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो आज की, छोटी और सिंपल, लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।